इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए उत्तर भारत के नतीजे पिछली बार के मुकाबले अच्छे नहीं रहे, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी का दायरा और प्रभाव काफी बढ़ा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, और दूसरी तरफ ओडिशा में 24 साल के पटनायक शासन का अंत करके बीजेपी सत्ता पर काबिज होने वाली है। और इस तरह केरल में पहली बार खाता खुला है भारतीय जनता पार्टी का। यानी उत्तर के नतीजे अगर सुखदायी रहे तो दक्षिण से शुभ समाचार मिलने को लगातार आतुर रहे। हालांकि आपको बता दें कि उत्तर से बहुत अच्छा नहीं रिजल्ट रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन दक्षिण में खबर अच्छी आई है। बीजेपी को उत्तर में नुकसान हुआ तो उसके लिए दक्षिण से अच्छी खबर भी आई। हालांकि उत्तर में खोई सीटों की भरपाई दक्षिण राज्यों से नहीं हो सकती, लेकिन दक्षिण में कई राज्यों में बीजेपी ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया। जबकि केरल में पहली दफा खाता भी खुल गया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी गठबंधन के साथ मिलकर 3 सीटें जीती। तेलंगाना में भी 8 सीटों पर कमल खिला। इसके अलावा ओडिशा के 21 में 19 सीटों पर बीजेपी ने कमाल कर दिया। केरल में बीजेपी उम्मीदवार सुरेश गोपी ने त्रिशूर में 72,000 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। हालांकि सुरेश गोपी इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उन पर पार्टी का भरोसा कायम रहा। आखिरकार केरल में बीजेपी की ओपनिंग कर डाली। सुरेश गोपी केरल में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। मोदी हैज चेंज्ड केरला पॉलिटिक्स फॉरएवर। इट वाज बाइपोलर फॉर 75 years. Now we are the third important, very important second pole. इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करके उत्तर भारत में हुए नुकसान को कम करने की कोशिश की। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी काफी वक्त से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में थी। इसके लिए पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं की कई रैलियां दक्षिण में की गईं। वहां के स्थानीय मुद्दे उठाकर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की गई। जब चुनाव परिणाम आया तो दक्षिण में कई जगह कमल खिल गया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बीजेपी को डेंट पहुंचाने में उन बाहरी नेताओं की भी बड़ी भूमिका रही जो चुनाव से ठीक पहले किसी दूसरी पार्टी से बीजेपी में दाखिल हुए थे। बीजेपी ने ऐसे दल बदलुओं को मैदान में उतारकर जीत का योग बनाने का प्रयास किया था, लेकिन बीजेपी का यही प्रयोग विफल सिद्ध हुआ। चुनाव से ठीक पहले कमल थामने वाले ज्यादातर दल बदलुओं का क्या हाल हुआ, इसे भी समझना जरूरी है। बीजेपी की हार का एक और बड़ा कारण रहा, और वो हैं दल बदलू उम्मीदवार। वो दल बदलू नेता जिन्होंने आम चुनाव से ऐन वक्त पहले बीजेपी में घुसपैठ की। बीजेपी ने विश्वास कर दल बदलुओं पर दांव खेला, लेकिन ये दांव एकदम उल्टा पड़ गया। इस बात का ऐलान हम नहीं बल्कि चुनावी नतीजे कर रहे हैं। बीजेपी के टिकट पर ताल ठोंकने वाले करीब 1 दर्जन दल बदलू प्रत्याशी पराजित हो गए। इनमें कई बड़े नाम हैं। ये हैं परनीत कौर,
पंजाब की पटियाला सीट से 4 बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचने वाली कांग्रेस नेता परनीत कौर ने चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर कमल थाम लिया था। इस बार परनीत कौर को कांग्रेस ने ना सिर्फ हरा दिया बल्कि उन्हें तीसरे पायदान पर पहुंचा दिया। रवनीत बिट्टू ने भी यही काम किया था। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के रथ पर सवार हो गए थे। रवनीत को भी हार का मुंह देखना पड़ा। राजस्थान के नागौर सीट पर भी बीजेपी की चुनावी चाल उल्टी पड़ गई। 2023 में कांग्रेस नेता ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को नागौर के चुनावी अखाड़े में उतारा, लेकिन नागौर में जीत की ज्योति नहीं जली। हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को 42,000 से ज्यादा मतों से परास्त कर दिया। हरियाणा के सिरसा में भी बीजेपी का वोट प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। पहले कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी में रहे अशोक तंवर चुनाव से ठीक पहले दल बदलकर बीजेपी में आ गए थे। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस की शैलजा कुमारी ने उन्हें 2,68,000 वोटों से करारी शिकस्त दे दी। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर दल बदलू नेताओं के खिलाफ बड़ा खेल हो गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए कृपाशंकर सिंह करीब 1 लाख वोट से हार गए। 2019 में रितेश पांडे अंबेडकर नगर से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे। इस बार उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी की तरफ से ताल ठोक दी। लेकिन चुनावी चौसर पर चारों खाने चित हो गए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लालजी वर्मा ने उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया। झारखंड में यही हश्र शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन का हुआ। चुनाव से ऐन वक्त पहले वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। बीजेपी ने दुमका से उन्हें चुनावी कुरुक्षेत्र में उतारा। सीता सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब ये कि बीजेपी ने जिन बाहरी लोगों को पार्टी में शामिल करवाकर टिकट दिया था वो गेम चेंजर साबित नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक फैक्टर और जिसका जिक्र अब मैं करने जा रही हूं, यूपी में सांसदों से लोगों की नाराजगी को भी अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी के फैक्टर के आगे बीजेपी से उम्मीदवार फाइनल करने में चूक हुई। बीजेपी ने लोगों की नाराजगी को अहमियत नहीं दी। यूपी में कई ऐसे सांसद इस बार चुनावी मैदान में थे जो क्षेत्र से गायब रहने और विकास न करने की वजह से अपना भरोसा खो चुके थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूपी में एनडीए का वोट शेयर नीचे गिर गया। दस साल बाद यूपी में जश्न की तस्वीरों में जबरदस्त बदलाव है। वजह वो आंकड़े हैं जिसने चुनावी विश्लेषकों को हैरान किया और बीजेपी को निराश। ये तस्वीरें इसलिए अलग हैं क्योंकि यूपी में 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। पांच साल बाद फिर चुनाव हुए, फिर भी विपक्षी पार्टियों को इस तरह से नाचने और ढोल बजाने का मौका नहीं मिला क्योंकि 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। लेकिन 2024 में जून की इस गर्मी में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को नतीजों से गजब का सुकून मिला है क्योंकि बीजेपी यूपी में इतिहास दोहराने की जगह नीचे फिसल गई। कांग्रेस के हाथ के सहारे समाजवादी पार्टी की साइकिल ने कड़ी चुनौती दी और कामयाबी भी मिली। मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर
उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर किसी की भी जीत वाला फॉर्मूला इस बार यूपी में नहीं चल सका। स्थानीय लोग अपने सांसद से नाराज थे। बीजेपी ने फिर सांसदों को टिकट दिया। क्षेत्र में विकास न होने से लोग गुस्से में थे। सांसदों के क्षेत्र में नहीं रहने से नाराजगी थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि जातीय समीकरण पर तो बीजेपी ने फोकस किया, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन में कई चूक हुई। माना जा रहा है कि नाराजगी की वजह से ही बीजेपी के वोटर घर से नहीं निकले और बीजेपी का वोटिंग परसेंट काफी गिर गया। 2019 और 2014 का ये फर्क देखिए। एनडीए को 2019 में 49.7% वोट मिले, लेकिन इस बार सिर्फ 43.2% वोट मिला, यानी करीब 7% का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ इंडिया को 2019 में 6.3% वोट मिला था, जो इस बार बीजेपी के बराबर हो गया। अन्य को वोट 38.9 से 12.7 नीचे चला गया, यानी इंडिया की तरफ वोटर का एक बड़ा वर्ग इस बार शिफ्ट हुआ, तो वहीं बीजेपी के वोटर या तो कहीं शिफ्ट हुए या फिर वोट देने ही नहीं गए। दूसरी तरफ इस बार अखिलेश यादव बड़ी सावधानी से उम्मीदवार चुन रहे थे। अखिलेश यादव ने इस बार सिर्फ एक समुदाय या जाति के लोगों को ही टिकट नहीं दिया, बल्कि जातिगत समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी उतारे। जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। दिल्ली में भी बीजेपी से लोग नाराज थे, लेकिन पार्टी ने अपने 6 सांसदों का टिकट काटा और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म कर दिया। चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि यूपी की कई सीटों पर बदलाव की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी ने जीतने वाले उम्मीदवारों को बनाए रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पीएम मोदी को तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का भरोसा है। थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो वहां कई बार विक्ट्री साइन भी दिखाया, लेकिन दूसरी ओर इंडिया गठबंधन वालों को भी अपनी सरकार बनाने की उम्मीदें दिख रही हैं। खास बात यह है कि ये उम्मीद एनडीए में शामिल 2 सहयोगी पार्टियों से ही जगी है और इसके बाद से टीडीपी और जेडीयू को अपने अपने पाले में लाने की कोशिशें तेज हैं और उनके पास दिल्ली से कई फोन आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आंकड़ों में दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार आराम से बन रही है, लेकिन 10 साल में पहली बार है जब बीजेपी 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाई है। बस यही एकमात्र कारण है कि सुबह से अलग अलग राज्यों में मजबूत क्षत्रपों की डिमांड बढ़ गई है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक की ओर से इन क्षत्रप नेताओं को फोन घुमाए जाने लगे। सुबह 11:46 पर खबर आई कि कांग्रेस टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार से बात करेगी। जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर जब कांग्रेस खेमे से दिल्ली से ऐसी खबरें चलने लगी तो इंडिया अलायंस में शामिल आरजेडी ने नीतीश की तारीफों में कसीदे पढ़े। जेडीयू ने आरजेडी को इस पर जवाब दिया। नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए। नहीं, ये सब वाहियात है। वो कल भी प्रधानमंत्री से मिले हैं। जनता दल यू का और नीतीश कुमार का फैसला है, हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। मजे की बात है कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर आज दिन भर चुप रहे। पटना से उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई,
लेकिन इसके बाद एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ी। दोपहर 1:32 पर बड़ी खबर आई कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन मिलाया, उन्हें जीत की बधाई दी। दोपहर 1:41 पर खबर आई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की, उन्हें जीत की बधाई दी। पुनः एक बार देश की सेवा करने का जनता हमें आशीर्वाद देगी और फिर एक बार मोदी सरकार देश की सेवा करेगी। हाथ पांव जोड़ रहे हैं सबको, हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हमारे साथ आइए, सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी हार गए, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अब ये तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़क पर उतरेगी। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बिहार के दूसरे साथी दलों से भी बातचीत की कोशिश हुई। दोपहर 2:30 बजे खबर आई कि अमित शाह ने हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से फोन पर बात की, उन्हें बुधवार को दिल्ली में होने वाली एनडीए नेताओं की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। 2:34 पर खबर आई कि अमित शाह ने चिराग पासवान से भी फोन पर बात की, जीत की बधाई दी। उन्होंने पहले तो पार्टी के प्रदर्शन पर बधाई देने का काम किया और साथ ही में एनडीए की बैठक का जिक्र उन्होंने किया। अब जाएंगे और आगे की रणनीति तय की। दिलचस्प ये भी है कि दोपहर में खबर मुंबई से भी आई। दावा किया गया कि शरद पवार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की। हालांकि शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने इससे इनकार किया, लेकिन भविष्य में बात नहीं होगी इस संभावना को भी नहीं नकारा। वैसे एक बयान पर और ध्यान देने की जरूरत है जो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की ओर से आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से बात करने का काम शीर्ष नेता करेंगे, लेकिन आज रात में बहुत बड़ा खेला हो सकता है। और अब क्षत्रपों की सीट का नंबर गेम भी आपको दिखाते हैं। आज के चुनाव परिणामों में क्षत्रप नेताओं की डिमांड बढ़ा दी गई है। समाजवादी पार्टी, टीएमसी, टीडीपी, डीएमके, जेडीयू, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार 10 साल बाद एक बार फिर दिल्ली की सरकार में क्षत्रपों की छाप देखने को मिल सकती है और ऐसा वर्षों बाद होगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, शिवसेना उद्धव गुट के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार। 2024 के चुनाव परिणाम ने एक बार फिर इन क्षत्रपों का सियासी कद बढ़ा दिया है। क्षेत्रीय दलों को जश्न मनाने का मौका दिया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने परिवार के साथ केक काटकर जश्न मनाया। ये मौका इन क्षत्रपों के लिए कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए कि 1989 में केंद्र की सत्ता से कांग्रेस की विदाई हुई थी। फिर आगे के 25 साल दिल्ली में इन्हीं क्षत्रपों की धाक रही। खासकर 2004 और 2009 की बात करें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 145, समाजवादी पार्टी को 39, बीएसपी को 19, आरजेडी को 24 सीटें मिली। 62 सीटें जीतने वाली लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बनी। जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 23, बीएसपी को 21, टीएमसी को 19, डीएमके को 18, एनसीपी को 9 सीटें मिली और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 2 की सरकार बनाने में इन क्षेत्रीय पार्टियों की बड़ी भूमिका रही। लेकिन क्षत्रपों के दबदबे का ये सिलसिला 2014 में आकर टूट गया, जब केंद्र में 30 साल बाद फिर से एक पार्टी अकेले अपने दम पर 272 का जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब रही और बीजेपी का यह रिकॉर्ड 2019 में भी कायम रहा। इन 10 सालों में क्षत्रपों की सियासत हाशिए पर चली गई थी, लेकिन अब जबकि बीजेपी अपने दम पर 272 का जादुई आंकड़ा नहीं जुटा पाई है, तो सत्ता की धुरी एक बार फिर से इन्हीं क्षत्रपों के इर्द गिर्द घूमने लगी है।
और सत्ता की चाबी भले ही क्षत्रपों के पास है, लेकिन आज के नतीजे से कांग्रेस बहुत खुश है। शाम को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें राहुल गांधी काफी कॉन्फिडेंट दिखे। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से संविधान की किताब लेकर पहुंचे थे। उन्होंने फिर साफ किया कि लड़ाई बीजेपी से नहीं थी, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई थी। असल में राहुल गांधी इस चुनाव के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। 2019 से अगर तुलना की जाए तो 2024 के ये आंकड़े इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। ये नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नया जोश है। कांग्रेस पार्टी इन नतीजों को अपनी जीत और पीएम मोदी की नैतिक हार के तौर पर देख रही है। यकीनन कांग्रेस के इन दावों में राहुल गांधी का खुद का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से रसातल में जा रही कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश की और 2019 के मुकाबले कांग्रेस की सीट करीब करीब डबल कर दी। और जब राहुल ने करिश्मा कर दिखाया तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज मां सोनिया गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ नजर आई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। राहुल गांधी इस चुनाव में सिर्फ अपने बयानों से सुर्खियां नहीं बटोरते रहे, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के उत्थान के लिए 2 बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। पहली यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। इसका असर तेलंगाना और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में दिखा था। दूसरी यात्रा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से मुंबई तक निकाली थी। इसका असर ये रहा, इस रूट में कई सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। राहुल गांधी ने इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिससे बीजेपी कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसी, जैसे संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक। आदिवासियों के लिए संविधान की जहां तक बात है तो राहुल गांधी आज नतीजों के बाद भी संविधान साथ लेकर आए थे और कहा कि उनकी लड़ाई संविधान बचाने के लिए थी। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। राहुल ने इसके अलावा कुछ और भी आश्चर्यजनक काम किए जिसे विरोधी पार्टी गंभीरता से नहीं ले पाई, जैसे पीपल कनेक्ट राहुल गांधी लगातार कई महीनों से करते रहे। टेम्पो, थोड़ा परिचय करो अपना। मेट्रो और ट्रक में सवारी करके वो सीधी जनता से जुड़ते रहे। अपनी मां के साथ इतिहास के पन्ने पलटने वाला भावुक वीडियो जारी किया। उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जी ने दौरा। ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते थे। ये भी फोटो है। तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के साथ लंच पर चर्चा की। लोग काम देखना चाहते। लालू यादव के साथ मटन बनाने वाले वीडियो ने सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी इन सब के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहे। 1 अप्रैल से 20 मई के बीच इंस्टाग्राम पर राहुल के फॉलोअर्स पीएम मोदी के मुकाबले 2 गुना तेजी से बढ़े। यूट्यूब पर 21 अप्रैल से 22 मई के बीच राहुल गांधी को पीएम मोदी के मुकाबले 21 करोड़ व्यूज ज्यादा मिले। ये चीजें बताने के लिए काफी थी कि राहुल गांधी अपने लक्ष्य में सफलता पाने की ओर आगे बढ़ रहे थे और इसका असर नतीजों में भी देखने को मिला। कांग्रेस के अलावा इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। 62 सीटों पर लड़ने वाली अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में 37 सीटें जा चुकी हैं, यानी जीत का स्ट्राइक रेट रहा 60%। अगर वोट प्रतिशत देखें तो 2019 में पार्टी का यह आंकड़ा था 18%, जबकि इस बार 33.53% वोट मिला है, यानी लगभग 2 गुना
तो अब सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा कौन सा दांव चला कि बीजेपी के सबसे बड़े और सुरक्षित किले में सेंध लग गई। वो रणनीति जिसने अखिलेश यादव को न केवल गेम चेंजर बना दिया बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा दल बना दिया। जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने। अखिलेश यादव की अगुवाई में यूपी में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत ने देश की राजनीति का समीकरण बदल दिया। अखिलेश यादव के इस करिश्मे के पीछे की वो स्ट्रेटेजी समझते हैं जिसने उन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। अखिलेश ने कैंडिडेट सिलेक्शन में सामाजिक और जाति समीकरण पर पूरा फोकस रखा। समाजवादी पार्टी ने अपने खाते की 62 सीटों में सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा 27 ओबीसी, 11 स्वर्ण, 15 दलित और 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया। अखिलेश का ये दांव काम कर गया। शायद इसी समीकरण के आधार पर उन्हें जीत का कॉन्फिडेंस था, जिसकी चर्चा उन्होंने प्रचार के दौरान हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। जाति समीकरण के अलावा अखिलेश यादव ने इस बार अपने वोट बेस के लिए एक नया नारा गढ़ा। उन्होंने एमवाई यानी मुस्लिम यादव से बढ़कर पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हो गया। पीडीए का असर यह हुआ कि यूपी में ओबीसी के अलावा 21% दलित वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ हो गया। नतीजा यह हुआ कि 2014 और 2019 में सिर्फ 5 सीटें जीतने वाली पार्टी ने 2024 में 38 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी आज तक लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाई। न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। इस नतीजे से ये भी लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अखिलेश यादव की इस मेहनत ने उन्हें उनके पिता मुलायम सिंह यादव के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए आज वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। और इस चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कद भी काफी बढ़ गया है। बंगाल के जो नतीजे आए उससे उन्होंने साबित कर दिया कि बंगाल की नब्ज पढ़ने में उनका कोई तोड़ नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ममता को पीछे छोड़ने की लाख कोशिश की, लेकिन दीदी के चक्रव्यूह में दोनों ही बार मोदी मैजिक फेल हो गया। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। बंगाल में लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीएम ममता बनर्जी इतनी उत्साहित हैं कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर पीएम मोदी का सीधे इस्तीफा मांग लिया। मोदी के साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी बात कही। उनकी ये बात ध्यान से सुनिए। ये इंडिया की जीत है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मुझे कम मांगा। नतीजों में किसे फायदा हुआ? इंडिया को फायदा हुआ। मोदी, अमित शाह, हर किसी का घमंड टूट गया। इंडिया जीता, मोदी हार गए। इस जीत को इंडिया की जीत बताते हुए उन्होंने राहुल गांधी को बधाई भी दी। लेकिन बंगाल में लड़ाई की बात करें तो ममता बनर्जी ने ये जंग अकेले दम पर जीती। याद कीजिए, जब कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन की बातें चल रही थी और अधीर रंजन चौधरी ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े थे, तब ममता बनर्जी ने नाराज होकर साफ कहा था कि टीएमसी बंगाल में इंडिया अलायंस में शामिल नहीं होगी। ममता बनर्जी उस समय भी अकेले बीजेपी से लड़ती रही, जब संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ एक चक्रव्यूह सा तैयार किया था और टीएमसी को मिलने वाले महिला वोटों को खींचने के लिए संदेश खाली को मां माटी मानुष की अस्मिता से जोड़ दिया था।
संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। ममता बनर्जी बीजेपी के इन हमलों से घबराई नहीं। वो गठबंधन को पीछे छोड़ एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ती रही और इसी का नतीजा है कि दीदी के जादू में मोदी का मैजिक अंत में फेल हो गया। एटाई हमार विश्व बांग्ला, एटाई हमार विश्व बरेण्य बांग्ला। टीएमसी ने न सिर्फ बीजेपी की कई सीटें उससे छीन ली, बल्कि बंगाल में रिकॉर्ड जीत से इतिहास रच दिया। हमने उत्तर प्रदेश की बात की, हमने पश्चिम बंगाल की। लोकसभा सीटों के मामले में एक और वजनदार राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 48 सीटों वाले इस राज्य में आंकड़े देखकर लगता है कि बीजेपी की रणनीति जनता को रास नहीं आई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार का सहानुभूति फैक्टर बीजेपी के खिलाफ काम कर गया। कांग्रेस के लिए भी गेम चेंजर साबित हुआ। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के खेमे में जश्न का माहौल है। चुनाव परिणामों ने कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं को झूमने नाचने का मौका दिया है। 48 सीटों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता को यहां बीजेपी की पॉलिटिक्स में तोड़फोड़ ज्यादा नजर आई। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति काम नहीं आई। शिवसेना के वोटरों का एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ाव नहीं दिखा और उद्धव ठाकरे को जनता के सहानुभूति वोट का फायदा मिला। महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने सबसे बड़ा खेला किया है। जहां जहां मोदी जी और अमित शाह ने अन्याय किया, अत्याचार किया है, वो सभी स्टेट उनके खिलाफ चले गए। उद्धव से सिर्फ नेता ही नहीं छिटके, उनकी पार्टी का सिंबल भी छिन गया। यही काम शरद पवार की एनसीपी के साथ हुआ और जनता में संदेश यही गया कि बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लेकर एनसीपी में दो फाड़ किया। मेरी बातचीत खाली 2 लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेशा देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। महाराष्ट्र में असल में इस बार बीजेपी के खिलाफ सहानुभूति वाले फैक्टर ने ज्यादा काम किया और इसका फायदा कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस पार्टी को भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आपके मन में सवाल होगा कि बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान कहां हुआ, वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से पार्टी को सीटें गंवानी पड़ी। 2019 का रिकॉर्ड बीजेपी बरकरार क्यों नहीं रख पाई, अब इसे जानते हैं और समझते हैं। सबके मन में सवाल है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 90% सीटें जीतती रही है, तो वहां खेल कैसे बिगड़ गया। जानकार बताते हैं, यूपी में उम्मीदवारों का चुनाव, संविधान बदलने की चर्चा, बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा नुकसान दे गया। सबसे ज्यादा असर संविधान बदलने की चर्चा को माना जा रहा है, जिसे इंडिया गठबंधन ने न केवल बड़ा मुद्दा बनाया बल्कि इसे आरक्षण से जोड़ते हुए हर रैली में जोर शोर से उठाया। किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। सबसे बड़ी बात, यूपी में राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं कर पाया। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद में राम मंदिर है, वो सीट तक बीजेपी के हाथ से निकल गई। यूपी के अलावा बात राजस्थान की करें तो यहाँ जाटों की नाराजगी, अग्निवीर का मुद्दा और संविधान बदलने की चर्चा से बीजेपी का वोट बैंक टूट गया। बंगाल में बीजेपी को उम्मीदें थी कि संदेश खाली, CAA
शिक्षक भर्ती घोटाला और मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे मुद्दे से हवा बना पाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। शिक्षक भर्ती घोटाला भी बड़ा फैक्टर साबित हुआ। चुनावों के बीच 25,000 टीचर्स की नौकरी चली गई, जिसे ममता बनर्जी बंगाली सेंटिमेंट से खुद को जोड़ने में कामयाब रही। लेकिन हम चाहते हैं मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करें, होम मिनिस्टर रिजाइन करे, और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी पर शायद ममता के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना भी भारी पड़ा। बंगाल के 27% मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के खिलाफ ममता के पक्ष में एकजुट हो गए। इन 3 राज्यों ने बेशक बीजेपी को झटका दिया, लेकिन बंगाल से लगे हुए राज्य ओडिशा में बीजेपी को बड़ी राहत मिली। यहां 21 में से 19 सीटें जीतकर बीजेपी ने नवीन पटनायक का किला ध्वस्त कर दिया, जबकि 2019 में बीजेपी यहां सिर्फ 8 सीट ही जीत पाई थी। चलिए कुछ और डिटेल्स इस नतीजों के आपको हम पहुंचाते हैं। चुनाव परिणाम में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को क्या संदेश दिया, वो संदेश सुनना आपके लिए जरूरी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी,
55 लाख वोटिंग मशीनें हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो
या फिर सिक्किम